मामा बीच में बुलडोजर मामा बन गए थे। मामा का बुलडोजर मामा बनना, उसका भी असर था कि बड़ा प्रेशर था। एक तरफ योगी जी थे, असम में हेमंता जी थे। देखिए, भला आदमी होने का अर्थ ये नहीं है कि आप दुर्जनों को कुछ भी करने दें। मामा बीच में बुलडोजर मामा बन गए थे। देखिए, अगर कोई गड़बड़ करता है, देखिए, भला आदमी होने का अर्थ ये नहीं है कि आप दुर्जनों को कुछ भी करने दें। ठीक बात है। अगर कोई देश को नुकसान पहुंचा रहा है, आतंक फैला रहा है, आतंकवादी है या आतंकवाद का पोषक है, भारत के नागरिक किसी भी धर्म को माने, हमारे लिए समान है। लेकिन देश का दुश्मन अगर कोई है तो वो कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है। और इसलिए जब मैं मुख्यमंत्री बना था तब पूरे उत्तरी मध्य प्रदेश में डकैतों का आतंक था। एक नहीं, कई गिरोह थे डकैतों के। शाम को निकलना मुश्किल होता था। हमने तय किया कि उस समय मैंने कहा मध्य प्रदेश में या तो डाकू रहेंगे या शिवराज रहेगा, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। और 6 महीने के अंदर सारे डकैत समाप्त कर दिए गए। या तो उनने आत्मसमर्पण कर दिया, हथियार डाल दिए, या फिर वो समाप्त भी कर दिए गए या जेलों में रहे। आज तक कोई बड़ा डकैतों का गिरोह चंबल के बीहड़ में नहीं पनप पाया। पनपता था तो उसी समय छुटपुट होता था तो समाप्त कर देते थे उसको। नक्सलिज्म का गृह मंत्री जी ने तो तारीख तय की है, अमित शाह जी ने, कि इसके बाद नहीं रहेंगे और उस दिशा में तेजी से काम हो रहा है। लेकिन ऐसी घटना याद करो, आपने उड़ा दिया कई लोगों को। ऐसे ऐसे लोगों को बर्दाश्त करना चाहिए। नहीं, आपने सिमी पर कार्रवाई सिमी की। के आतंकवादी जेल से निकल के भागे, अब वो कहाँ कहर बरसाते इसका कोई ठिकाना था क्या? ऐसे लोगों को कोई आप क्षमा कर सकते हैं क्या? ठीक है, जो देश सठम साठ्यम समाचरित, जो देश के दुश्मन हैं उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई ही विकल्प है। तभी देश भी सुरक्षित रहेगा, तभी जनता भी सुरक्षित रहेगी। और इसलिए आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की सरकार की है। और मुझे कहते हुए खुशी है कि मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद को भी मिट्टी में मिलाने का काम इस देश की धरती पर हुआ है। और गृह मंत्री जी ने जो कहा कि नक्सलवाद भी नहीं बचेगा और देश के दुश्मनों के खिलाफ भी जो कार्रवाई, वही सही रहा। नहीं, ये जस्टिफाइड है। आप जो कह रहे हैं इसमें जो देश के खिलाफ जा रहा है वो किसी भी धर्म का है, आप उस पर कार्रवाई कीजिए, सही है, देश के लिए सही है। लेकिन कुछ लोगों के मन में सर ये सवाल आया कि मामा का बुलडोजर मामा बनना, उसका भी असर था कि बड़ा प्रेशर था। एक तरफ योगी जी थे, असम में हेमंता जी थे। जैसे एक घटना का जिक्र होता है, 17 जुलाई 2023 उज्जैन महाकाल में शोभा यात्रा थी। 3 बच्चों के ऊपर आरोप लगा के थूक दिया। बाद में वो जमानत पे जब निकले तो जो गवाह थे वो मुकर गए। उन्होंने कहा पुलिस ने प्रेशर बनाया था। तो ये आया कि आतंकवाद पर कार्रवाई करते करते एक ट्रेंड निकल गया जिसमें एक धर्म विशेष टारगेट होने लगा, जो मामा की पहचान नहीं रही है। नहीं, कोई कभी ऐसा नहीं हुआ। किसी ने गड़बड़ की तो कार्रवाई जरूरी। ठीक है, आरक्षण पर सर आपकी क्या राय है? क्योंकि 2019 में ओबीसी आरक्षण आपने 14-27% किया था। आजकल मध्य प्रदेश में बड़ी चर्चा हो रही है कि वो बैरियर 50%। भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड क्लियर है उसमें। एक बार नहीं, हमने तब भी कहा, हमने आज भी कहा, हमारी सरकार का उसमें स्टैंड क्लियर है। तो इसमें कैसे सामंजस्य कैसे बनाएंगे? क्योंकि ये जनरल कोटे वाले आप तो जो फैसला करना है कोर्ट को करना है, सरकार ने अपना पक्ष रखा है। अच्छा सर, सारे पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता होते हैं, ये आप, क्योंकि आपके ऊपर ऐसे आरोप नहीं आए, कई बार ये मन में आता है कि सब रईस कैसे आते हैं? नहीं, रईस का कहाँ सवाल होता है? मतलब अक्सर नेता को दिखता हूँ गरीब, सब गरीब पृष्ठभूमि से आते हैं, बाद में सब बड़े रईस आते हैं, ऑल अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टी। तो जनता कई बार पूछती है कि क्या ऐसा मैजिक होता है? देखिए, आज पहली बार ऐसा हो रहा है कि अगर कोई गलत ढंग से किसी ने अमीर होने का रास्ता चुना तो उसके खिलाफ प्रभावी कार्रवाई भी इसी सरकार ने की है, चाहे वो कोई भी हो। हाँ, सही तरीके से अगर कोई धन अर्जित करता है तो धन अर्जित करना उसका अधिकार है। वो राजनीतिक क्षेत्र के अलावा भी आपने देखा होगा कि कई उद्योगपति भी ऐसे थे जो 500 रुपया जेब में लेके चले। सही बात है। और अपने परिश्रम के बल पर कीजिए, युक्ति बुद्धि के बल पर कीजिए,
धीरे धीरे उन्होंने धन अर्जित किया और अपना साम्राज्य खड़ा किया। तो व्यक्ति प्रयत्न करता अगर सही रास्ते से है तो वो राजनीति में हो चाहे राजनीति में ना हो, तो धन अर्जित करने का अधिकार है। लेकिन गलत अगर वो करता है तो राजनीति में अगर गलत करता है तो जेल जाना पड़ेगा। पहले तो ये माना जाता था कि नेता जेल जा ही नहीं सकते। हाँ, ये अब आप देख रहे हैं कि आजकल अगर गलत किया तो पहली बार ये धारणा टूटी है कि नेताओं को भी जेल की काल कोठरी में रहना पड़ता है। अगर शिवराज जी को, पुराने शिवराज जी को, जो नया शिवराज एकदम था, नया लड़का जो राजनीति में आया था, उसे एक सलाह देनी हो तो क्या सलाह देंगे आज के परिपक्व शिवराज जी? देखिए, मैं तो मूल मंत्र मानता हूँ जो मैंने बार बार कहा है, लोगों को प्यार करो, लोगों की सेवा करो। और हमको अपने देश के, जैसे आज की बात अगर मैं कहूँ तो एक ही बात विचार मन में रहता है, आत्मनिर्भर भारत। क्योंकि आज की परिस्थितियों में ज़रूरी है कि हमारा देश किसी पर डिपेंड ना रहे, और इसलिए स्वदेशी हम कैसे अपनाएं। जैसे मैं पर्यावरण के लिए रोज़ पेड़ लगाता हूँ, वैसे ही मेरा संकल्प स्वदेशी का भी है कि हम हर चीज़ अपने देश में बनी हुई इस्तेमाल करें। जो नहीं मिलती उसकी बात मैं नहीं कर रहा, मिलती ही नहीं है तो ज़रूरत है हम मंगाएंगे। तेल अगर हमारे यहाँ पूरा नहीं होता और हम कहेंगे हम विदेश से नहीं मंगाएंगे तो काम नहीं चलेगा। बट अगर दो चीज़, एक भारतीय एक विदेशी है, तो भारतीय चीज़ तो भारतीय अपनानी चाहिए। तो हम एक केवल अपने लिए ना जिए, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए। सर, हमने आपके लिए एक रैपिड फायर रखा जी। और दूसरा, हम जिस भी क्षेत्र में रहें, अलग अलग, कोई जरूरी नहीं कि आप राजनीति में हो, आप अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हैं, समाज जीवन के कई क्षेत्र हैं, उसमें जहाँ भी रहें अपने देश का और देश के साथ साथ मानवता के कल्याण का जो मूल काम है वो ना भूलें। क्योंकि भारत केवल भारत के लिए नहीं है। मैं आज कह रहा हूँ आपसे, स्वामी विवेकानंद ने कभी कहा था, सुदीर्घ रजनी समाप्त हुई जान पड़ती है, महानिशा का अंत निकट है। जो अंधे हैं वो देख नहीं सकते, जो बहरे हैं वो सुन नहीं सकते, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ कि भारत माता एक बार फिर से अंगड़ाई लेके खड़ी हो रही है और विश्व गुरु के पद पर अधिष्ठित हो रही है। मेरा अपना विश्वास है कि आज के उथल पुथल के दौर में, जब दुनिया में कई देश एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं, भौतिकता की अग्नि में दग्ध विश्व मानवता को शाश्वत शांति के पथ का दिग्दर्शन अगर कोई कराएगा तो भारत कराएगा। वैसे भारत के निर्माण में अपना सहयोग दें। मैंने अभी उमा भारती जी का इंटरव्यू किया था। उमा भारती जी से मैंने एक सवाल पूछा, उन्होंने बताया कि उन्होंने मंत्रालय छोड़ दिया था। तो मैंने पूछा क्यों छोड़ा, तो उन्होंने एक अच्छी बात कही, मैं इस पर आपकी भी राय लेना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि इस देश को नरेंद्र मोदी जी की ज़रूरत है, वो उन्हें बहुत पसंद करती हैं, लेकिन वो मोदी जी को पसंद नहीं करती हैं। तो मैंने क्यों, पसंद भी करती हो नहीं भी करती हो, कहीं जिस परिस्थिति में भारत है इसे मोदी जैसा एक नेता चाहिए। मैं नापसंद इसलिए करती हूँ कि मैं बड़ी अक्खड़ हूँ, मेरा अपना मिजाज है, रोक टोक मुझे पसंद नहीं थी। तो मैंने कहा जब ये चले जाएंगे, अमित शाह या कोई और आएगा, तब मैं वापस लौट आऊंगी, अभी मैं अपना गंगा जी में लगा रही हूँ। अब मेरा आपसे ये समझना है कि इन दोनों बातों कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, मैं तो एक ही बात देखता हूँ कि मोदी जी मैन ऑफ आइडियाज। मोदी जी ने कभी एक दिन भी विश्राम नहीं किया। मोदी जी को मैंने 24 घंटे काम की धुन में देखा है। मुझे मोदी जी से पहली बार मिलने का अवसर मिला जब मैं सांसद बना था। किस साल में? 1992, 1992 की बात है। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे बीजेपी के, और एकता यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक श्रीनगर के लाल चौक पर तिरंगा झंडा फहराने के लिए निकाली जा रही थी। तो उसके प्रभारी थे मोदी जी, और उस यात्रा से यूथ को जोड़ने का जिम्मा मुझे मिला था। केसरिया वाहिनी का, ब्रिगेड का मैं राष्ट्रीय संयोजक बनाया गया था, और तब मैंने मोदी जी को पहली बार देखा। तो यात्रा से जनता को जोड़ने के जो उनके आइडियाज होते थे वो बिल्कुल अद्भुत थे।